गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वो ऑडिबल सर, ऑडिबल तो है ना वहां पे? कैसे हो तुम लोग? काफी लेट क्लास स्टार्ट हुई अपनी, तो अपन उतना ही लंबा पढ़ेंगे, ठीक है ना? मतलब अपन इंटू 2 करेंगे, ठीक है? किसी ने घर जाके बुक खोला, रिवीजन करने का ट्राई किया क्या? फिर से मेरे भरोसे आए हो आज भी? बोलो बोलो, सच बोलो कि आपके भरोसे आए, बोलो ऐसा। अरे बोलो। हाँ, अब सही है, अब सही है। तो स्टार्ट रिवीजन। अपन क्यूमुलेटिव रिवीजन ही करेंगे जैसा अपन कर रहे थे अभी तक। क्यूमुलेटिव मतलब जो फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा उसको अपन साथ में अभी तक लेते हुए आएंगे और लास्ट तक लेते हुए चलेंगे। लास्ट मतलब चैप्टर का एंड, आखिरी चैप्टर पर आगे फर्स्ट चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा, ज्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है? तो चैप्टर फर्स्ट कौन सा अपन चल रहा था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट, कम ऑन। डेफिनेशन बोलना शुरू करो। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ planning, organizing, staffing, directing and controlling an organizational operation in order to achieve the target effectively and efficiently. Beautiful. Difference, effectiveness and efficiency में difference बताओ। Effectiveness, it refers to completing the job on time no matter whatever is the cost। वहीं efficiency पे अपना फोकस कहां रहता है? कॉस्ट पे। तो उसका सबसे पहला मीनिंग क्या हुआ? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कोई भी चीज होना चाहिए, बराबर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड टाइम पे अचीव हो। यहां पे क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मेन कंसिडरेशन क्या है इफेक्टिवनेस के अंदर? टाइम। यहां पे क्या है? कॉस्ट, बराबर। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर। मैनेजमेंट है क्या? कम ऑन, बिना देखे स्टार्ट करो। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कोई गोल होना चाहिए तभी मैनेजमेंट होगा। आगे क्या है? कम ऑन कम ऑन। इट्स ऑल परवेसिव, हर जगह पे है, रू रू में है, जगह जगह पे है, भगवान की तरह है, ठीक है? ऑल परवेसिव। तीसरा, मल्टी डायमेंशन, हर डायमेंशन में। इसके 3 डायमेंशन, कम ऑन। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता है, पूरे टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। अगला क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ब्यूटीफुल। एक और क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। लास्ट, डायनामिक फंक्शन। याद हो जाएंगे ना ये चीजें? या इसके लिए अपन निमोनिक्स बनाए, जरूरत हो तो बोलना। देखो निमोनिक्स, निमोनिक्स समझते हैं ना अपन? वो सबका एक एक लेटर पकड़ के या कोई कहानी बना के अपन याद कर लेंगे। बट एग्जाम में क्या होगा ना, अपन ने अगर बहुत सारे निमोनिक्स बना दिए तो पूछेंगे फीचर ऑफ मैनेजमेंट, अपन लग देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़े बहुत सेम है मानता हूं मैं, बट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना। इसलिए जितना हो सके अपने कॉमन सेंस से या समझ, जितनी चीजें समझती है उसके अकॉर्डिंग लिख सकें तो उतना अच्छा। तुम बोलोगे तो अपन निमोनिक्स भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है निमोनिक्स बनाने में। तो अपना दिमाग, अपना ह्यूमर तो है ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था मैनेजमेंट का? स्टार्ट करो। 3 ऑब्जेक्टिव थे, याद है? सबसे पहला फोकस किस पे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। बोलो बोलो, मौन व्रत किसी को नहीं रखा हुआ है ना भैया? तो बोलो फिर आप, बोलो तो सर, बोलो फिर आप, बोलो 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 बोलो। स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, बराबर। उसके बाद क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में 3 चीजें क्या है? फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, तीसरी क्या है? हायर लेवल नीड्स, बराबर है? बराबर है, चलो ठीक है। अब इसके बाद अपन ने इंपॉर्टेंस देखी थी कि मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है? सबसे पहला क्या है? क्या हेल्प करता है वो? क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो अपना गोल अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। बात क्या था अपन ने? मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो इतने एफर्ट्स डालेगा, एफर्ट्स डालेगा तो कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर है? आगे क्या है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक की अपन डिस्कशन किया था कि बिजनेस बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज होता रहेगा तो उसके लिए मैनेजमेंट भी वैसा फीचर वाला चाहिए जो चेंज होता रहे, बराबर। अगला क्या था? हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो पढ़े ही थे, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो यहीं पे ऊपर
कवर हो गए। क्लियर है? आगे क्या है अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। याद है कल अपने ड्राइंग बनाई थी एक पहाड़ों की, अपन पहाड़ों पे चले थे, माउंटेन्स पे, आपको याद है बराबर? ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि कुछ फीचर्स जो आर्ट्स के हैं, जो आर्ट के हैं, वो सेम टू सेम फीचर मैनेजमेंट के भी हैं। तब अपन ने डिसाइड किया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, क्या चीजें थी वो कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज से एक बार टी निकाल देना। आर्ट को याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं इसके अंदर। थियोरेटिकल नॉलेज के अंदर से टी निकाल देना, आर्ट का टी आ गया, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट को करने के लिए पहले थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका ए आ गया आर्ट के अंदर से, इसमें ए आ गया, यहाँ पे टी आ गया। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब खुद को अप्लाई करना पड़ता है, खुद को अप्लाई करना पड़ता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यहां पर ऐसे लिखते हैं इसको, रेस्ट ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा मैनेजमेंट, उतना ही मैनेजमेंट में एक्सपर्ट। बराबर? तो ये क्या हो गया अपना? ये अपना ए हो गया, ये अपना यहाँ पे आर हो गया, ये अपना टी हो गया। आर्ट के निमोनिक से, उसके वर्ड के निमोनिक से पूरा का पूरा ये याद हो गया। क्लियर है? आगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। अपन ने देखा था कि मैनेजमेंट साइंस की तरह है, एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट है, बट साइंस की तरह है। क्या क्या फीचर्स थे साइंस के? क्या क्या फीचर्स थे साइंस के बताओ? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था। अपन ने देखा था क्या पहले एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसके बाद में वो नॉलेज क्रिएट हुई, बुक के अंदर डाला, तो क्या हुआ? वो सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया। जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए थे एग्जाम में ना, उसी एग्जाम्पल के साथ में ये फ्लो क्रिएट करना कि सर पहले साइंस के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखा कि सेब नीचे गिरा, एप्पल नीचे गिरा, समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सब चीजें क्या थी? ये सब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो अपन ने पढ़ी हुई है। ये बनी कैसे थी? किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के साथ में, किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बन गई। क्लियर है? और क्या इसका यूनिवर्सल वैलिडिटी था, यूनिवर्सल हर जगह पे अप्लाई हो सकता था। बराबर है? वैसे ही अपना मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं था। अपन ने देखा था क्या कि उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे, मैं दे नहीं सकता, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा मेरा। याद है ना? ठीक है, ये क्लियर हुआ अपना। अब लास्ट आज की क्लास अपनी स्टार्ट यहां से हो रही है, जो कि अपना मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब, प्रोफेशन मतलब सुना है? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन सीए, सीएस, डॉक्टर, एलएलबी, सब प्रोफेशन है। ये सब प्रोफेशन अपन को पता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सीए, आईसीए, जो सीए, सीएस या लॉयर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? प्रोफेशन, वेरी गुड, प्रोफेशन। बट बनते कैसे हैं? पढ़ाई करके, पढ़ाई करके हर चीज बनते हैं, बट कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करके बनते होंगे। कैसा होता है ना, इन सब प्रोफेशन का, इन सब प्रोफेशन का, सीए, सीएस या लॉयर या डॉक्टर, इन सब प्रोफेशन का कोई ना कोई बॉडी होता है, कोई ना कोई बॉडी होता है जो इन सबको हैंडल करता है, जो इन सबको बनाता है। अभी अपना सीए के अंदर एक आईसीएआई बॉडी होता है। ठीक है, अपने सीए के अंदर आईसीएआई बॉडी होता है। ये किसने बनाया? अपने पार्लियामेंट एक्ट के अंदर पास हुआ है कि ये एक बॉडी बनाया गया है जो कि सीए बनाएगा। अब अगर मुझे सीए के अंदर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद में एग्जाम देना पड़ेगा ना, एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन है, एक रेस्ट्रिक्शन है। बिना एग्जाम दिए क्या मैं सीए बन सकता हूं? बिना एग्जाम दिए क्या मैं लॉयर बन सकता हूं? बिना एग्जाम दिए क्या मैं सीएस बन सकता हूं? नहीं ना। तो ये सब एग्जाम क्या है? ये एक रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर एंटर होने के लिए। बराबर है? तो मतलब एक प्रोफेशनल बनने के लिए, एक प्रोफेशन बनने के लिए वो उसकी कोई ना कोई बॉडी जरूर होनी चाहिए। जैसे अपने लॉयर के लिए तो बार काउंसिल होता है। ये क्या है? ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसके अंदर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा। बट इन प्रोफेशनल बॉडीज के अंदर आप मेंबर बनोगे कैसे? एग्जाम देके, एग्जाम दिया, पास हुए, अपन उसके अंदर मेंबर बन गए।
मेंबर होने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सीए का एग्जाम देके सीए बन जाता हूं तो मैं आईसीएआई बॉडी के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ होगा, मेरे को एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा, उस मेंबरशिप नंबर की अथॉरिटी के साथ मैं ऑडिट कर पाऊंगा, बराबर, मैं ऑडिट कर पाऊंगा, मुझे साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी। समझ में आता है? साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी। तो ये हो क्या रहा है? ये ऊपर एक बॉडी है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऊपर, जो बॉडी मुझे अथोराइज कर रही है कि सर आप हमारा एग्जाम क्रैक करो और हमारे यहां पर रजिस्टर हो जाओ और फिर आप सीए वाला काम कर सकते हो या लॉयर वाला काम कर सकते हो, बराबर। ये प्रोफेशनल का मतलब समझ में आता है ना अपन को? प्रोफेशनल का मतलब समझ आता है ना अपन को? अपन तो आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज क्या होता है ना, किसी भी बॉडी का, जैसे सीए के लिए आईसीएआई हो गया, सीएस के लिए आईसीएसआई हो गया, वैसे ही अपने लॉयर के लिए द बार काउंसिल हो गया, इन सब के अंदर एक बार आप मेंबर बन जाते हो ना तो उनके कुछ कोड ऑफ एथिक्स है या कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कोड ऑफ कंडक्ट हर एक बॉडी अपने लिए बनाती है। वो क्या बोलती है? वो क्या बोलती है कि जैसे सीए, जब अगर तुम कोई आगे सीए करता है तो वो बॉडी क्या बोलती है कि आप सीए के प्रोफेशन में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो वो बॉडी अपन सब सीए के प्रोफेशन को सही से चलाने के लिए बनाती है। ठीक है, अब अपन को क्या चेक करना है? क्या चेक करना है कि दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है। अभी अपन प्रोफेशन समझे कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब ये क्या पूछ रहा है? सर, डू मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट? अब ये बताओ। ठीक है, तो अपन अब ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब कोई बॉडी। अपन ने ये बात किया प्रोफेशनल के अंदर तो कोई ना कोई बॉडी है, बराबर है, कोई ना कोई बॉडी है। जैसे अपना आईसीएआई हो गया, आईसीएसआई हो गया, द बार काउंसिल हो गया। ये क्या है? एक एसोसिएशन है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। क्या सर मैनेजमेंट के अंदर, अपन पढ़ के रहे मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है या नहीं? ये पढ़ते हैं। अब देखो मेरी बात समझना, ये क्या लिखा हुआ है? अदर प्रोफेशनल्स ऑल्दो देयर एग्जिस्ट सेवरल मैनेजमेंट एसोसिएशन। बहुत सारे मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लाइक एम्स, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये है, ऐसी एसोसिएशन है, बट आपको इसके अंदर रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, अगर मुझे आज सीए का काम करना है या मुझे सीएस का काम करना है या मुझे डॉक्टर का काम करना है या मुझे लॉयर का काम करना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन वाली बॉडी के अंदर खुद को रजिस्टर होना जरूरी है, बराबर है। बट मैनेजर बनने के लिए आपको कोई भी एसोसिएशन में खुद को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इस ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल आप बाहर जाओ, रिलायंस फ्रेश पे जाओ, बोलो मुझे आपके यहाँ का मैनेजर बनना है, वो पूछेंगे क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ के आए हो, फिर बाहर निकाल देंगे। बट बीकॉम करने के बाद में माइट भी तुम्हारे को रख ले। तो ये क्या है? तुम लोगों ने कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट के ऊपर किसी बॉडी से एफिलिएटेड नहीं हो, बराबर, बट स्टिल तुम लोग वहां जाके काम कर सकते हो, या कोई भी लेमैन, कोई भी नॉर्मल पर्सन वहां जाके काम कर सकता है, किसी भी मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता है, बराबर है। तो पहली चीज तो गलत हो गई, मतलब मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू, सॉरी यहां आएगा अपना प्रोफेशन इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोफेशन इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? ये एक क्राइटेरिया की बात की अपन ने, किसकी? प्रोफेशनल एसोसिएशन की। अगला क्या? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब एग्जाम देंगे तभी उस बॉडी का पार्ट बन पाएंगे, एग्जाम देंगे तभी तो वहां का मेंबर बन पाएंगे। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई पंगा है क्या? नहीं है ना। अपन खुद देखते हैं, अपन बाहर जाके देखते हैं, तो किसी को, देखो सुनो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव एग्जाम नहीं है कि आपको ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा कहीं का मैनेजर बनने के लिए। आज मेरे होटल पे मैनेजर है, उसने अगर वो 10वीं पास भी होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, तो मैं मेरे पास रखूंगा ना। मैं थोड़ी पूछूंगा कि किसी बॉडी से एफिलिएटेड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई बॉडी है ही नहीं, इसकी कोई बॉडी है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना अच्छा एग्जाम दोगे, जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, तभी आपको मैनेजमेंट मिलेगा। मैनेजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी तो बनते हैं, बराबर है। तो इसलिए यहां पे तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अगर आपको सीएस बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर होना है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, बराबर है।
बट यहां पे आपको कोई भी एग्जाम पास नहीं करना पड़ेगा, बिना एग्जाम पास किए भी तुम यहां पे जा सकते हो। तो मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। क्लियर हुआ ये चीज? सुन के खुश मत होना सर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपन, ये तो बिना पढ़े ही अपन कहीं भी कुछ बन सकते हैं। नॉलेज तो चाहिए बेसिक, हाँ, भले पास होने के लिए नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बाय एजुकेशन और ट्रेनिंग। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशन, वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर पूरी की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग। अभी अगर अपन सीए करते हैं तो नोटिस करना, पहले के आईपीसीसी क्लियर करने के बाद में 3 साल का ट्रेनिंग होता है। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना कि आपको वो ट्रेनिंग करना जरूरी है ही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। सीएस के अंदर 15 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो ये सब ट्रेनिंग क्या कर रही है, ये सब ट्रेनिंग एक वेल डिफाइंड बॉडी के अंदर से मिल रही है अपन को, कुल मिला के इंसान को एक्सपोर्ट कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के अंदर, ठीक है। एट द अदर हैंड अपना जो ये मैनेजमेंट है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको पर्टिकुलर उसके ऊपर एक बॉडी है जो पढ़ाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। अभी तक अपन ने 3 चीजें देखी, तीनों में अपन को दिख रहा है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यहां पे तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि एक बॉडी है ऊपर, वो बॉडी जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कि आपको ऐसे ही काम करना है, आपको ऐसे ही काम करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। तो ये बता रही है कि ऐसे हरकतें मत करो। अपन ने सुना होगा वो 3 इडियट्स के अंदर एक स्टेटमेंट बोलती है वो कि तुम लोग ऐसा ओथ लेते हो, तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप किसी भी पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। ये क्या है? जो डॉक्टर होता है उसका भी कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट था, तभी वो जाते हैं ट्रिपलिंग करके, बराबर है। तो वो क्या हो रहा है, वो हो क्या रहा है, वही कोड ऑफ कंडक्ट है जो आमिर खान ने उसको याद दिलाया करीना कपूर को कि तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है और तुम्हारे को ये फॉलो करना ही पड़ेगा, बराबर है। ऐसा मैनेजमेंट में कुछ है क्या? तुम बताओ मुझे एक बार। आदमी अगर मैनेजर बनता है तो क्या बोलता है, भाई पैसा कमा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट, दंग भेद सब जायज है, दंग भेद सब जायज है, बराबर। तो वही बोलता है अपना मैनेजमेंट। हाउएवर इन अ केस ऑफ मैनेजमेंट, सिंस द मैनेजमेंट एसोसिएशन डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग इन, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, क्यों? उनकी कोई बॉडी नहीं है ऊपर, कोई उनको कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। मैनेजमेंट क्या होता है, वो बोलता है हमारी मर्जी से चलेंगे, बराबर है। अभी ओयो कंपनी सुनी है, ओयो का भी ऊपर टॉप पे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऊपर टॉप पे कौन है, रितेश अग्रवाल टॉप पे मैनेजमेंट है, ठीक है। वो बहुत सारे अनएथिकल वे से बिजनेस भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उनका मैनेजमेंट का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता, अगर उस मैनेजमेंट का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता तो अनएथिकल वे से बिजनेस नहीं करते ना, बराबर है। इसलिए लिखा हुआ है यहां पे कि मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशन। लास्ट क्या है, सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व सोसाइटी। मतलब अगर मैं सीए बना और मैं सीए का काम कर रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना सोसाइटी को। देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं सीए, सीएस या लॉयर बनता हूं तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं पर्टिकुलरली वही वाला काम करता हूं, सीए, सीएस या इस टाइप वाला काम करता हूं, तो वो क्या है अपना, वो सोसाइटी को सर्व करने वाला काम है, सोसाइटी को सर्विस देने वाली काम है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अपना जो मैनेजमेंट है वो भी लगभग यही करता है ना, वो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उसको पूरी करनी होती है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी है, कंज्यूमर अवेयरनेस है, तो ये सब क्या है, ये सब उसको, देखो मैनेजमेंट को भी एट द सर्विस तो देना ही है ना कस्टमर को, बराबर। तो इसलिए सिर्फ लास्ट पॉइंट ही क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं है, क्यों, काफी सारे पॉइंट मिलते ही हैं, एक लास्ट पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं मिला था, बाकी सब पॉइंट तो मिले ना। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सर मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन, नो, क्यों, सारे के सारे पॉइंट में से सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है लास्ट वाला, बाकी सबके सब इसके अगेंस्ट है, बाकी सबके सब प्रोफेशन के
अगेंस्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? एग्जाम में ना इन एग्जाम्पल्स के साथ ही सोचना। या अपन जब घर जाके रिवाइज भी करेंगे ना, तो इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में एक बार रन करना। बराबर है? क्यों रन करोगे? जब तुम रन करोगे ना, तुम्हारे को सब चीजें जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, या सर्विस मोटिव हो गया, ये तुम्हारे को रटना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? अब तुम इस चीज को समझ चुके हो, उस एग्जाम्पल के फ्लो को याद रखना, तुम्हें ये सब चीजें एकदम से दिमाग में आ जाएगी। उसके अलावा अभी तुम लोग ही मुझे बता रहे थे क्या सर रेस्ट्रिक्टिव एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है, कोई बॉडी वहां पे नहीं है, तो तुम लोग को सब चीजें पता है। बराबर है? बस वो फ्लो आना चाहिए, बस वो फ्लो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ अपने को? तीनों नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट समझ में आया, मैनेजमेंट इज एन साइंस समझ में आया, मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन समझ में आया। क्लियर? आगे बढ़ता है। आगे क्या अपना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई मैनेज कर रहा है तो कोई मैनेज हो भी तो रहा होगा। अपन पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, अगर मैं किसी को मैनेज कर रहा हूं मतलब कोई मैनेज हो भी तो रहा है ना, या सिर्फ मैनेजमेंट ही चले जा रहा है और ऑटोमेटिक काम हो रहा है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। मतलब मैनेजमेंट के अंदर एक तो पार्ट हो गया मैनेजमेंट का, एक पार्ट हो गया नॉन मैनेजमेंट का। बराबर है? मैनेजमेंट वाले कौन? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जिनके पास में अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की, और नीचे जो नॉन मैनेजरियल पर्सन है मतलब वर्कर लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। बराबर? तो मतलब किसी भी बिजनेस में अपन कोई भी बिजनेस देखेंगे तो दो पार्ट होंगे, एक मैनेजरियल वाला पार्ट और दूसरा नॉन मैनेजरियल वाला पार्ट। अब अगर अपन बात करें मैनेजरियल पार्ट के अंदर ही, अपन बात करें मैनेजरियल पार्ट के अंदर ही, तो यार मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मुझे एक बात बताओ, जो ऊपर टॉप पे है और जो एकदम लोअर लेवल मैनेजमेंट है, दोनों सेम तो है नहीं, बाइफरकेट तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बाइफरकेट किया। कैसा समझना? जो टॉप पे है, जो एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं अपर मैनेजमेंट। जो एकदम टॉप पे मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं अपर मैनेजमेंट। एग्जांपल अपना सीईओ, अपना सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीओओ हो गया, समझ गए? कंपनीज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, एमडी हो गए, मैनेजरियल डायरेक्टर हो गए, ये सब कौन है? ये सब कंपनी के टॉप पे बैठे हैं, किसी भी बिजनेस के टॉप पे बैठे हैं। अपने भी घर पे अगर बिजनेस होगा, अपने भी घर पे अगर बिजनेस होगा तो तुम रियलाइज करना, अपने जो पापा लोग हैं जो बिजनेस को हेड करते हैं, वो कौन है? वो टॉप लेवल मैनेजर है, वो टॉप लेवल मैनेजर है, क्योंकि वो मैनेज तो कर ही रहे हैं ना, वो मैनेज तो कर ही रहे हैं ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है? इस टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो थोड़ा नीचे आया वो कौन होता है? मिडिल मैनेजमेंट। मतलब अब मेरी बात समझना, कोई भी बिजनेस हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए बिजनेस के अंदर। बराबर है? अपन अगर बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर मेरे पास में ऑर्डर रिसीविंग वाला एक डिपार्टमेंट होगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा ना? बराबर है ना? तो इन सब डिपार्टमेंट के जो हेड होता है ना, जो मैनेजर है, वो कहां है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का हेड या परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर जो कि प्रोडक्शन देखता है। समझना, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए ना अपन को बिजनेस समझना पड़ेगा कि सर बिजनेस का फ्लो कैसे चलता है, बिजनेस का हायरार्की कैसा है, सर बिजनेस के अंदर टॉप पे कौन है, बिजनेस के अंदर मिडिल में कौन है। इसको समझने के लिए बिजनेस चलता कैसे ये समझना पड़ेगा। क्यों? समझ में आएगा कि बिजनेस चलता कैसे है तो समझ में आएगा कि अगर बिजनेस ऐसे चलता है तो बिजनेस के अंदर यहां पे इस आदमी की जरूरत है, इधर टॉप पे इस आदमी की जरूरत है, नीचे वर्किंग लेवल पे किसी की जरूरत है। बराबर है? ये समझना पड़ेगा अपन को। तो बिजनेस चलता कैसे? टॉप पे हुआ अपना सीईओ, सीएफओ जो कि डिसीजंस लेते हैं बड़े बड़े। उसके नीचे कौन है? अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो कि प्रोडक्शन या परचेज इन सब डिपार्टमेंट के या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हुए, जो कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसके नीचे कौन है? लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसको अपन
सुपरवाइजर भी बोलते हैं, जिसको अपन सुपरवाइजर्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, वो वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। वही लोग तो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं ना, वही लोग तो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं ना। अभी जैसे ये देखो, ये कौन हुआ, ये कोट वाले भाई साहब, ये कोट वाले भाई साहब, ये ब्लेजर वाले भाई साहब दिख रहे हैं ना, टॉप लेवल पे हैं, और है भी, शक्ल देके पहचान जाओगे तुम, सुंदर पिचाई, ठीक है, गूगल के सीईओ, बराबर। तो ये क्या हुआ, ये अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट हुए, ये टॉप लेवल मैनेजर हुआ, ठीक है। कोट वाला आदमी टॉप लेवल मैनेजर, वेस्ट कोट वाला आदमी कौन, मिडिल लेवल मैनेजर, ठीक है। और अपने ये शर्ट वाले भाई साहब लोअर लेवल मैनेजमेंट, बराबर है। इन सबके नीचे, मतलब ये सुपरवाइजर या लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे कौन आया, ये वाले बंदे जो वर्किंग, जो नॉन मैनेजरियल पर्सन हुआ है। ये जो अपना टॉप लेवल मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा किसको, मिडिल लेवल मैनेजर को, बराबर है ना। ये क्या करते हैं, जो टॉप पे बैठे हुए होते हैं, देखा है, जो रईस, जो अपने ये अंबानी साहब, टाटा बिरला, ये जो ऊपर टॉप पे बैठने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर देते हैं, वो खुद तो कोई काम करते नहीं है, क्योंकि वो ऊपर पहुंच चुके हैं उस लेवल पे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर किसको देंगे, ऑर्डर किसको देंगे, ये सुंदर पिचाई अपने वर्कर को जाकर बोलेगा नहीं कि भाई सॉफ्टवेयर बना मुझे फटाफट दे, नहीं बोलेगा ना। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा अपने मिडिल लेवल मैनेजर के पास में, जो कि एक्चुअली में उस डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये सीईओ, सपोज ये जो सुंदर पिचाई है, ये गूगल की जगह पे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ है, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ है, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को, यहां सेल्स मैनेजर को, क्या बोलेगा कि भाई अपना जो इस साल का टारगेट है वो 10 करोड़ रुपए है, कैसे भी करके 10 करोड़ की सेल करा। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये बंदे लाएगा, ऑपरेशन स्टार्ट कराएगा, प्रोडक्शन वाले को बोलेगा कि तू 10 करोड़ अगर अपन को अर्न करने हैं तो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन कर, और प्रोडक्शन लेवल वाला अपने प्रोक्योरमेंट टीम वाले को बोलेगा, सब कनेक्टेड एक दूसरे से, सब कनेक्टेड, ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, पढ़ा था अपने फीचर। तो ग्रुप एक्टिविटी कैसे हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी ऐसे ही तो हो रहा है कि टॉप लेवल वाला बोला मिडिल वाले को कि ये काम करना है, ये टारगेट है, अचीव करना है। ये मिडिल वाला बोला सुपरवाइजर को कि भाई अपन को ऑर्डर मिला है 1 लाख यूनिट का, मेरे को ऑर्डर मिला है 1 लाख यूनिट का, एक काम करो सुपरवाइजर लोग, काम करवाना स्टार्ट करो, काम करवाना स्टार्ट करो, करवा रहे हैं काम, जो काम करवाएगा वो कौन हुआ, मैनेजर, मैनेजमेंट लेवल पे, बराबर। इन सब के बाद में अपने वर्कर लोग, जिनकी वजह से ये कोट पहन पाए हैं, ये वेस्ट कोट पहन पाए हैं, और ये शर्ट पहन पाए हैं, बराबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी ये हुआ, बट अपन को इसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। अपन को इस बार किसके बारे में पढ़ना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर तुम्हें क्या लगता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग होंगे उनका काम क्या होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, कॉमन सेंस से बताओ, सिंपल है। तुम्हें प्रोसीजर समझ में आया ना, कंपनी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां काम कैसे करती है ये समझ में आया ना। अब मुझे बताओ, टॉप लेवल वाला जो मैनेजमेंट में बंदा बैठा है उसका काम क्या होगा, एक एक करके प्लीज। गोल सेट करना, ब्यूटीफुल, कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना, पॉलिसी सेट करना, मतलब हाँ अमेजिंग, पॉलिसी सेट करना, और डिसीजन मेकिंग करना, और प्लानिंग करना, वंडरफुल वंडरफुल, टॉप लेवल वाला प्लानिंग करता है, और कुछ कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना कि सब ऐसे तरीके से काम करो, स्टाफिंग, सभी बोल देंगे स्टाफिंग का काम उसका कैसे हुआ, टॉप लेवल पे बंदा वाला बैठेगा कि मैं अपॉइंट करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, उनका पर्टिकुलर काम क्या है, स्टाफिंग उनका काम नहीं हुआ। एचआर सुना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट,
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सुना है अपन ने, वो क्या है, एक और डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड हुआ या उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर हुआ वो अपॉइंट करेगा ना लोगों को। तो क्लियर हुआ? तो ये वाला काम किसका आया, स्टाफिंग वाला काम किसके हाथ में आया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास में, ये करेगा काम। अगर मैं ऑर्डर दूंगा, मैं डिसीजन बनाऊंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है, करो कैसे भी करके, समझ में आ रहा है? उसके बाद मिडिल लेवल वाले अपना काम शुरू करेंगे। तो अगर अपन बात करें टॉप मैनेजमेंट की, तो उसमें चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब वर्ड क्या है, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है, कंपनीज में काम होता है, बट ये चीज समझ लो कि ये सबके सब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जहां पे चीफ, चेयरमैन, मैनेजिंग, ये सब वर्ड यूज होगा ना, मतलब टॉप लेवल वाले वो लोग है। ठीक है, काम क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाना। टॉप लेवल पे ये लोग यही तो गोल सेट करेंगे, यही तो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, यही तो स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, यही तो गोल सेट करेंगे, तभी नीचे लेवल वाले लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बराबर है ना? याद नहीं करना, समझना अपन को कि टॉप लेवल वाले क्या क्या कर सकते हैं। तुमने खुद ने बोला क्या, गोल्स और स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। क्लियर है? अगला क्या, कोऑर्डिनेट करेंगे द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऊपर सीईओ या सीएफओ, उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है ना, इसको अपन डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं। बराबर है? सीईओ टॉप पे कंपनी के, उसके नीचे कौन सा डिपार्टमेंट आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, उसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बराबर, एसेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। इन सब डिपार्टमेंट को साथ में लेकर चलने का काम किसका है, ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट का है ना। नहीं तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि मैं तो 50 दिन लूंगा प्रोडक्शन करने में, प्रोक्योरमेंट वाला बोलेगा मैं तो 100 दिन लूंगा माल लाने में, तो ये तो काम ही नहीं चल पाएगा ना। इन सबका कोऑर्डिनेशन किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना। वो कौन बिठाएगा, टॉप लेवल वाला, ऑब्वियसली ना। अपन सुनते किसकी है, अपने माँ बाप की, क्योंकि वो अपन से बड़े हैं, अपन से ऊपर है। वैसा ही बिजनेस के अंदर इन सबके माँ बाप कौन है, माई बाप कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। तो ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले अपने बच्चों को कहेंगे क्या, ये गोल और स्ट्रेटेजीज अचीव करो, इसके लिए मैं तुम लोग को कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये आया कोऑर्डिनेशन। फिर आया मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अभी जो टॉप लेवल वाले लोग हैं उनको बिजनेस बढ़ाना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस बढ़े। बराबर, उनका थोड़ी काम है कि नीचे जाके मैं प्रोडक्शन करूंगा, मैं माल बनाऊंगा, उनका ये काम थोड़ी है। वो क्या चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े। कोई भी बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। नेटवर्क इज द नेटवर्थ, सुना है? किसी भी बिजनेस के अंदर नेटवर्क इज द नेटवर्थ। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे ना, बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए टॉप लेवल का काम क्या हो गया, कॉन्टैक्ट बनाना। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से, वेंडर से भी कॉन्टैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। वेंडर समझता है अपन, जैसे सपोज बिजनेस में बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे मैं टाई अप करता हूं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, वो सब कौन है, वेंडर हुआ। जिससे मेरा माल आ रहा है वो मेरा वेंडर हुआ। बराबर, तो बिजनेस के अंदर मुझे उनसे भी कोऑर्डिनेशन रखना है, मेरे सेल्स वालों से भी कोऑर्डिनेशन रखना है, मेरे कस्टमर से भी कोऑर्डिनेशन रखना है, उन सबसे कांटेक्ट भी रखना है। तो मतलब मेंटेन कांटेक्ट इज विद आउटसाइड वर्ल्ड इज फीचर ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ने जब वी मेट देखी है, जब वी मेट मूवी याद है? उसमें अपना शाहिद कपूर स्टार्टिंग में रोता हुआ भाग जाता है घर से। क्यों भागता है वो, उसका बिजनेस खराब हो जाता है। तो मतलब उसको एहसास हुआ था कि अगर बिजनेस फेल हुआ है तो मेरी वजह से हुआ था उसको एहसास। मतलब ये चीज क्या बोलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सक्सेस और फेलियर की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। बराबर, अभी अगर पूरा का पूरा रिलायंस डूब जाता है, खत्म हो जाता है, अपन क्या बोलेंगे, अंबानी खराब है, उसने सही से मैनेजमेंट नहीं किया, यही बोलेंगे ना अपन। जैसे अभी अपनी रिलायंस, दूसरी रिलायंस अनिल अंबानी वाली रिलायंस है, आज है क्या, नहीं है। तो अपने दिमाग में पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है कि उसने सही से मैनेजमेंट नहीं किया। बराबर है ना? तो इसलिए किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर
डिपेंड किस पे करता है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। बराबर है, बराबर है। आगे लास्ट चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। अपन अगर कोई कांड करते हैं, अपन अगर कोई कांड करते हैं, सबसे पहले सामने वाला क्या बोलता है, तेरे पापा को बोलूंगा, तेरी मम्मी को बोलूंगा, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, अपने माँ बाप है। बराबर है। वैसे ही बिजनेस के अंदर कोई भी कांड होगा तो किसके पास जाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में। क्यों, क्योंकि हमारे को पता है बिजनेस का माई बाप वही है, जो वो बोलेगा दैट इज फाइनल। बराबर है, बराबर है। ठीक है, ये अपना समझ में आया, टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ में आया अपन को, क्या क्या काम है इसके। वापस एक बार स्टार्टिंग से खुद को ही सोचना है क्या क्या काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। पहला, गोल्स एंड स्ट्रेटेजी सेट करता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन करता है। तीसरा, मेंटेन कॉन्टैक्ट। चौथा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, शानदार। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिविजनल हेड लाइक सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। बताओ इनका क्या काम हो सकता है, सोचो। सबसे पहला, अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करना, बोला। और कौन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, नहीं अमेजिंग, अमेजिंग। वो मिडिल में, वो मिडिल में, तो उसको टॉप लेवल से और जो अपने नीचे वाले लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनसे कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, मतलब लिंक रखना पड़ेगा। अमेजिंग। और कोई, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को। क्या ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है? एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, लोअर लेवल। आपने बोला सही, बट अपन थोड़ा नीचे आ गए, नीचे वाले लेवल मैनेजमेंट लेवल पे आ गए। ठीक है, इसका बताओ मिडिल लेवल। और सोचो, और सोचो, अपना अच्छा बोला, और बोलो। हाँ, मतलब खुद के गोल्स को अचीव करना, जो उसको अथॉरिटी मिली है, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। आपने कॉम्पिटिटर, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये तो टॉप लेवल के हाथ में ना। टॉप लेवल का काम है बाहर से मेंटेन कांटेक्ट रखना और देखना कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग अपन अपना गोल सेट करेंगे। सपोज अभी अपन पेन का बिजनेस करते हैं, अब मुझे पता है ये सेम पेन बाहर अगर 100 रुपए में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैं डिसीजन क्या लूंगा कि इस पेन को अब से मैं 80 रुपए में बनाने का कोशिश करूंगा। तो मैंने टारगेट दिया, मैंने गोल दिया, किसको, मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को, कि आप एक काम करो, इस सेम पेन को 80 रुपीज में बनाने का ट्राई करो, बनाओ। ये क्या किया, ये डिसीजन मेकिंग ऊपर टॉप लेवल से आई। क्लियर है, पढ़ते हैं अपन मिडिल लेवल की बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि बीच में जो आदमी बीच में रहेगा उसको अपने ऊपर और अपने नीचे वाले से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। बराबर है, वो अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट वाले ने तो बोल दिया क्या, कि आपको ये पेन 80 रुपीज में बनाना है, आपको ये पेन 80 रुपीज में बनाना है। अब ये जो पेन है जो मुझे 80 रुपीज में बनाना है, इसका मुझे प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। ऊपर वाले टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट है, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, उन्होंने तो बोल दिया कि ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा गोल है, अचीव कैसे करना है वो तुम लोग देखो। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल जो हेड होगा, वो उस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, प्लानिंग करेगा कि एक काम करते हैं यार, इस पेन के जो पार्ट्स है ना वो चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना फैक्ट्री के अंदर अपनी, महंगी पड़ रही है, एक काम करते हैं आउटसोर्स कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, ये स्ट्रेटेजीज बना रहा है। क्यों, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो गोल दिया है उसको अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हुआ। अगला क्या है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी स्टाफ। हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको पता होगा ना कि मेरे पास में स्टाफ कितना है, उस स्टाफ को मेंटेन रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होगा ना।
उसके अलावा कौन ही मेंटेन करेगा? तुम सोचो एक बार, 3 है, लोअर लेवल तो बात ही खत्म हो गई, टॉप लेवल वाले, मिडिल मिडिल टॉप लेवल वाले, जो डिपार्टमेंट्स, जो टॉप लेवल वाले वो डिपार्टमेंट्स का स्टाफिंग थोड़ी देखेगा। सो तो कॉमन सेंस वाली चीजें यार, ये अपन इस पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ये, अपन लोग बहुत समझदार है, समझ लो। तो जो मिडिल लेवल वाले स्टाफिंग वाला काम है, जो मिडिल लेवल में अपने डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब का जो हेड होता है उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इसके हेड हो, आप ही, आपको जो लोग सही लग रहे हैं, जिस लोगों के साथ आप हमारा गोल अचीव कर सकते हो, उन लोगों को आप लोग अपने यहाँ पे रिक्रूट करो, बराबर है। तो अगला काम क्या हुआ इनका? इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी स्टाफ। क्लियर? अगला क्या है? असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्सनल। उनके, अभी डिपार्टमेंट तो बन गया, मैं डिपार्टमेंट का हेड, सपोज मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, आप फेसबुक की मार्केटिंग संभालो, आप क्या करो, आप इंस्टाग्राम की मार्केटिंग संभालो, आप क्या करो, आप ब्रोशर छपवा के हर एक जगह बोर्ड पे लगाओ। ये क्या काम दे रहा हूं मैं? ये असाइन कर रहा हूं काम। ये क्या कर रहा हूं मैं? काम ये असाइन कर रहा हूं, बराबर है। तो जो काम असाइन करने वाला काम हुआ, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हुआ। कुल मिला के कर क्या रहा है? ये अपना जो गोल ऊपर से मिला है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे भी करे ना यार। अब मेरा काम है, मुझे ऊपर से गोल मिला है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, स्टाफिंग भी करना पड़ेगा, तो वो सब चल रहा है ना यहाँ पे। उसके अलावा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन सबको, मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन सबको मोटिवेट करना पड़ेगा कि करो, काम करो, दिन रात करो, इसको अपन को 80 रुपीज पे लाना ही लाना है। दिमाग लगाओ कि कैसे अपन बाहर से काम कर सकते हैं, बराबर है। मोटिवेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझना टॉप लेवल वाले हर एक के साथ में कोऑपरेट करेगा, टॉप लेवल वाला, बट इंटरनल जो कोऑपरेशन है वो तो मिडिल लेवल वाला ही करेगा ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज अपन को ऑर्डर आया 1 लाख यूनिट का, वो ऑर्डर जो आया 1 लाख यूनिट का, उसको मुझे 10 डेज में सर्व करना है। अगर मुझे किसी भी ऑर्डर को 10 डेज में सर्व करना है तो मुझे एक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। मतलब अगर अपन एग्जांपल लें किसका, मेरे पास में एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर कितने का है मेरे पास में? 1 लाख यूनिट्स का, जो कि मुझे 10 डेज में सर्व करना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैनेजमेंट में होगा क्या, समझना मेरी बात। पहले मुझे ये ऑर्डर आया, तो ऑर्डर वाला डिपार्टमेंट है, जो मेरा ऑर्डर वाला डिपार्टमेंट है, वो किसको बताएगा? वो बताएगा पहले टॉप लेवल वाले को कि सर ऑर्डर आया है। टॉप लेवल बोलेगा वेरी गुड, शाबाशी देगा, बोलेगा काम शुरू करो। वो कर भी क्या सकता है, बोलेगा काम शुरू करो। तो काम शुरू करने के लिए ये जो ऑर्डर वाला है, ये किसके पास जाएगा? ये एक अपने प्रोडक्शन मैनेजर के पास में, बराबर है ना, क्योंकि प्रोडक्शन तो कराना है ना, ये माल बेचने के लिए प्रोडक्शन तो कराना पड़ेगा ना। तो प्रोडक्शन वाले के पास में गया, उसको बोला कि अपने पास में 10 डेज है, आप प्रोडक्शन स्टार्ट करो, अपन को 10 डेज के अंदर सर्व करना है। तो प्रोडक्शन वाले ने बोला यार मुझे ना कम से कम 5 डेज लगेंगे प्रोडक्शन के अंदर, बट मेरे पास में माल नहीं है। अब क्या, इसका काम खत्म हो गया। अब प्रोडक्शन वाला जाएगा किसके पास में? परचेज टीम के पास में। प्रोडक्शन वाला जाएगा परचेज टीम के पास में, क्या बोलेगा इसको कि भाई अपन को ऊपर से ऑर्डर आया है, क्या कि अपने को 1 लाख यूनिट 10 दिन में सर्व करने हैं, बराबर है। तो परचेज टीम वाला बोलेगा कि ठीक है बॉस, मैं एक काम करूंगा, तो माल लाके दे दूंगा, मैं तेरे को 3 डेज के अंदर माल लाके दे दूंगा। तो क्या हुआ, 3 डेज में ये इसको देगा, 5 डेज ये लगाएगा, टोटल 8 डेज में माल रेडी होने वाला है। ये कैसे होने वाला है? ये इस कोऑर्डिनेशन की वजह से तो होने वाला है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता, प्यार से लोग नहीं रहते, तो परचेज वाला बोलता भाई भाड़ में जा, मैं तो कम से कम तुझे 7 डेज से पहले माल नहीं दे सकता और दूंगा भी नहीं, क्योंकि अड़ी हो गई, पंगे हो गए, नहीं दे रहा मेरी मर्जी, समझ रहे हो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो ये दिक्कतें आती। कोऑर्डिनेशन था, इसलिए टाइम पे
10 डेज के अंदर अंदर 1 लाख यूनिट सेल हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो गया। बराबर है। मैनेजमेंट का काम क्या है? कोई भी गोल अचीव करना। अभी इस टाइम पे ये इनका गोल बन गया ना यार। इस गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। बराबर है। इसलिए कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? फिर से मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन सा? पहला पॉइंट, लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है। अगला, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज। क्लियर है। तीसरा, इंश्योर नेसेसरी स्टाफ। फोर्थ, assign duties and responsibilities to other personnel. Motivate the people in the department to achieve desired objective. Last, cooperation with other departments. Clear? Very good. Last क्या अपना? Lower level management. Lower level management मतलब बात हुई थी अपनी, जो डायरेक्ट अपने किसके कांटेक्ट में? वर्कर कांटेक्ट में। क्या काम होगा इनका? उनसे काम करवाना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, और कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। वंडरफुल। ट्रेनिंग देना, अमेजिंग। और कुछ दिमाग में? मोटिवेट करना वर्कर्स को। और कुछ है? स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाना। बराबर बराबर बराबर, बहुत अच्छा। दे डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब सुपरवाइज करना। जिसने सुपरवाइज बोला था उसके लिए अपन ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या? ओवरसी द एफर्ट ऑफ द वर्कफोर्स। जो वर्कफोर्स काम कर रहे हैं वो सबका एफर्ट को देखना और करेक्ट करवाना। बराबर। अगला क्या है? दे सर्व अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स कौन? अपने नॉन मैनेजरियल पर्सनल हो है। बराबर। उनको और मिडिल लेवल ने जो ऑर्डर दिया है, मिडिल लेवल जो मैनेजर है उन्होंने जो ऑर्डर दिया है सुपरवाइजर को, वो उनसे काम करवाना। तो वो है क्या? जो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट हुआ वो एक लिंक ही तो है बीच में, वो एक कड़ी तो है जो मिडिल लेवल को और अपने नॉन मैनेजरियल पर्सनल है उन सबको जोड़ रही है। बराबर। एक कड़ी है ये। ठीक है। आगे क्या अपना? दे इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। बहुत अच्छा पॉइंट बोला जिसने बोला। ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल कराना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो क्या होगा? समझना मेरे वर्कर्स है। ठीक है। वर्कर्स की कॉस्ट फिक्स होती है। मेरे बिजनेस के अंदर मुझे पता है कि एक महीने के अंदर मैं वर्कर्स को अगर 1 लाख रुपीस दूंगा तो इस 1 लाख रुपीस देने से मुझे 10 लाख का फायदा होना चाहिए। सिंपल स्ट्रेटेजी। हर एक मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अगर मैं किसी को 5 लाख रुपीस देकर एम्प्लॉय कर रहा हूं मेरे पास में, तो मुझे कम से कम 50 लाख का फायदा होना चाहिए ना, तभी तो वो एम्प्लॉय कर रहा है। बराबर है। तो अगर मैं मेरे वर्कर्स को रिसोर्सेस टाइम पे दूंगा नहीं, रॉ मटेरियल टाइम पे दूंगा नहीं, तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो फ्री बैठे रहेंगे। मुझे उनको पे तब भी करना पड़ रहा है, ये क्या है? दिस इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। इसलिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अपने वर्कर्स को रिसोर्सेस अवेलेबल कराना। ठीक है। और गुड क्वालिटी का आउटपुट निकलवाना। ठीक है। क्योंकि वही तो लोग हैं जो अपने जो वर्कर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। वही तो लोग हैं जो अपने वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। वही रिस्पॉन्सिबल है अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए और एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देने के लिए, एक गुड वर्किंग कंडीशन देने के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो है मेरे पास में यार। मैनेजमेंट का एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो है। उस सोशल ऑब्जेक्टिव में पूरा कैसे करूंगा? मेरे वर्कर्स को मैं अच्छी कंडीशन में रखकर। बराबर है। तो फिर से लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। अगला, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फोर्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। फोर्थ, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स। लास्ट, गुड वर्किंग कंडीशन। क्लियर हुआ? समझ में आया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? इन सबके जो नीचे वो प्लेटफॉर्म एरिया वाले लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ये हायरार्की समझना जरूरी है यार।
बीएस एक बार साइड में रखो, अपना बिजनेस भी तुम सोचोगे ना, तो ये चीज पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अपन आगे जाके कहीं भी घुसेंगे ना, काम तो अपन को बिजनेस में ही करना है, या कहीं कॉर्पोरेशन में काम करना है, कहीं जॉब भी करेंगे, तो हायरार्की तो समझ में आनी चाहिए ना। समझ रहे हो? लाइफ में आगे अगर सोचेंगे अपन, तो ये चीज जो है ना, ये हर जगह काम आएगी। ये जो मैनेजमेंट की हायरार्की है, ये हर जगह काम आएगी, और हार्ड भी नहीं है, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या अपना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट के फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तुम्हें पता है ये चीज तो। इसके ऊपर हर एक के ऊपर एक खुद का ही बनाया हुआ बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बराबर है। अपन वो चैप्टर भी पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपन अभी है ना ज्यादा इसके अंदर डीप पे नहीं घुसेंगे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर वर्ड का खुद का ही एक चैप्टर है। हर एक पर्टिकुलर वर्ड का खुद का ही एक चैप्टर है। तो अगर अपन पढ़े प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अपन ने सुना है क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आता है प्लानिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा, सबसे पहले प्लानिंग ही होगी ना उसके अंदर, बराबर है। प्लानिंग कैसा? मैंने सपोज मुझे इंस्टीट्यूट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अगर मैंने सोचा कि मुझे इंस्टीट्यूट का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं क्या करूंगा? मैं पेन लूंगा, पेपर लूंगा, लिखना शुरू करूंगा कि मेरा प्लान क्या है, मैं कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, मैं कैसे इंस्टीट्यूट खड़ा करूंगा। मैंने क्या क्या लिखा? मुझे इतना लैंड चाहिए रहेगा, इतने लोग चाहिए रहेंगे, इतनी इतनी रिसोर्सेस चाहिए रहेगा, इतना टेबल, इतना चेयर, इतना फंड, सब कुछ चाहिए रहेगा, बराबर है, बराबर है। ये सब हुई प्लानिंग। इंस्टीट्यूट मुझे स्टार्ट करना है, इसकी मैंने प्लानिंग मेरे पेपर में लिख ली। प्लानिंग के बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग। मतलब मैंने पेपर में ये सब चीजें लिख तो ली, अब मैं क्या करूंगा? चीजें जाके ढूंढूंगा, जाके लाऊंगा। लैंड देखा मैंने, और उसके अलावा अपन ने टेबल चेयर लाई, मैंने लाया हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं चीजों को, एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं चीजों को, ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहा हूं चीजों को। तरीके से रखने के बाद अगर अपन ऑर्गेनाइजिंग और पढ़े तो क्या, इट रेफर्स टू असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। मुझे इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, मैंने क्या किया? ड्यूटी असाइन कर दी। पापा आप जाके टेबल चेयर ले आओ, मम्मी आप जाके स्टाफ ढूंढो। समझ रहे हो? ये सब क्या कर रहा हूं मैं अपनी ड्यूटीज असाइन कर रहा हूं, टास्क को ग्रुप कर रहा हूं, सब ग्रुप्स को, समझ रहे हो? ये ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं चीजों को, तरीके से कर रहा हूं चीजों को। स्टार्ट करने से पहले मैंने जो मेरे पेपर में लिखा है कि मुझे टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, लैंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उन सबको लाके एक जगह ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं, बराबर है, बराबर है। स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, वही मतलब अपना जो मैं सपोज अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं क्या हुआ? अपन कौन हुए? अपन हुए अथॉरिटी देने वाले, अपना अथॉरिटी है, अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे लोगों को। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है, बराबर बराबर। अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। जो मैंने प्लान बनाया उसको कैरी आउट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, कहां कहां रखना पड़ेगा, वो सब लेकर आऊंगा। ये सब करने के बाद इंस्टीट्यूट चलाने के लिए टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए मुझे स्टाफिंग करनी पड़ेगी। कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी। स्टाफिंग के बाद में डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्टिंग मतलब मोटिवेट करूंगा मैं एम्प्लॉयज को, काम करो, अपना ये गोल है ये अचीव करो, इस तरीके से काम करो, डायरेक्टिंग करूंगा मैं। ठीक है, क्या मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टास्क असाइन टू देम, इन्फ्लुएंस करना, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगा मैं। डायरेक्टिंग के अंदर मुझे अगर किसी से काम करवाना है तो मुझे मेरी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी ना, बराबर है। ये अपना हुआ डायरेक्टिंग। लास्ट, बिजनेस चल चुका है, अब क्या है? अब कंट्रोल करना पड़ेगा। ये प्रोसेस पूरा का पूरा फॉलो होते ही, कंप्लीट होते ही मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। बट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक बार का प्रोसेस नहीं है। ये जो कंट्रोलिंग है, ये डायरेक्टिंग है, स्टाफ टीचर्स आते जाते रहेंगे, प्लानिंग, मुझे हर टाइम कोई ना कोई अनसर्टिनिटी आई उसके लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ, बराबर है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अपन को ऊपर ऊपर समझ में आया, बराबर। अब अपन इसके अंदर और डीप में जब अपन पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे ही। तो अभी टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। पढ़ाता नहीं हूं, ठीक है, अपन बस डिस्कस कर लेते हैं, जिस्ट ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? क्या सिंक्रोनाइज में काम करना, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और कोई? और कोई? बोला आप लोग, जब बोलो ना, बोलो, अरे डर क्यों रहे हो तुम लोग, बोलो, गलत ही बोलोगे ना, कोई बात नहीं।
कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करते हैं अपन, हारमोनी में काम करना, अमेजिंग, स्पेसिफिक मैनर में काम करना, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन हर जगह काम आता ही नहीं आता है। याद है अपने एग्जाम्पल था कौन सा वाला, गोवा वाला, कौन कौन जा रहा था, पवन और मिहिर और शिवम, तीनों गए गोवा, घर वालों को कन्विंस करना था। अब घर वाले तो कन्विंस हो गए, मिहिर ने बोला कि सर पापा अंकल सॉरी अंकल अंकल मेरे 99% आई। शिवम ने बोला लास्ट ट्रिप है मेरा, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर वाले निकलने देंगे नहीं। पवन की तो स्माइलिंग फेस देख के अंकल ने कि जाओ बेटा, कुल मिलाकर जाने दे दिया, अलाउड कर दिया, वो वाला मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब अपन गोवा जा रहे थे, गोवा वाला फोटो कहां गया, ये रहा, अपन जो ये गोवा में पार्टी करने जा रहे थे, तीनों का डिसाइड हो गया गोवा जा रहे हैं। असली प्लानिंग अब स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, असली प्लानिंग अब स्टार्ट होगी नहीं होगी, तो उस प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेगा कि मिहिर तू एक काम कर, वहां का होटल ढूंढ, तेरा काम ये है कि वहां का होटल ढूंढ, कौन से होटल में स्टे करेंगे अपन, कोई विला बुक करना है, होटल बुक करना है, या क्या बुक करना है, क्या बुक करना है, ठीक है ये डिसाइड कर। तो अपन ने जब अपन ने प्लानिंग भी करी कि यार कैसे चलना है, फ्लाइट से चलना है, बस से चलना है, ट्रेन से चलना है, खुद की कार लेके चलना है, ये क्या है, प्लानिंग चल रही है तुम्हारे भी, वहां पे कौन सी होटल बुक करना है, सब क्या प्लानिंग चल रही है। इस प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ नहीं तो क्या होगा ना, नहीं तो क्या होगा ना, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो पवन तो बोलेगा मुझे विला में रुकना है, मिहिर बोलेगा यार लेना है क्यों है, रात को पार्टी में निकाल देंगे, समझ लो। शिवम क्या बोल रहा है, एक काम करता है हॉस्टल ले लेते हैं, बराबर, सबके अपने ओपिनियन आएंगे, तब क्या करोगे, तुम तीनों बैठोगे साथ में और कोऑर्डिनेट करोगे कि भाई सुन विला में ये क्वालिटीज है, वो बोलेगा भाई पार्टी में ये मजा है, वो बोलेगा सर हॉस्टल में कितना चैन है, जो भी मतलब ये प्लानिंग होगी। ये प्लानिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे अपन, जब अपन ऑर्गेनाइज करेंगे, अपन जब बुकिंग करना स्टार्ट, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, चाहिए ना। वो कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी आया, ऑर्गेनाइजिंग में भी आया, ऑर्गेनाइजिंग में भी आया। अपनी चीजें बुक करते टाइम अपने पास में जो लोग चाहिए थे, अपन उसके अंदर भी स्टाफिंग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन तो लगेगा ही ना यार। स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे लगेगा, समझना मेरी बात। कोई भी कंपनी है, अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मैंने कोई एक बंदा एम्प्लॉय कर दिया और उस एम्प्लॉय से मेरे लोअर लेवल या मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको उससे इश्यू हुआ, तब तो काम खराब हो जाएगा ना। मुझे तो हार्मनी रखनी है ना, मुझे सब जगह प्यार रखना है ना, बराबर है। वो कैसे बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन से। मैं उनसे पूछूंगा तुम लोग को कैसा आदमी चाहिए, तुम लोग को रिक्वायरमेंट किस चीज की है। मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट हूं, मैं मार्केटिंग का हेड हूं, मैं जाके पूछूंगा कि यार इंस्टाग्राम वाली बंदी तुझे किसका रिक्वायरमेंट है, तुझे किसका रिक्वायरमेंट है, तुझे असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, बराबर है। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। बिजनेस के अंदर भी हर जगह पे कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना कोऑर्डिनेशन का जस्ट हुआ, इसके अंदर एकदम डीप में अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। वहां से